अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए दस्ते दारिम एपिसोड लेकर आई हूँ, जो कि लास्ट होने वाला है, लास्ट एपिसोड का पार्ट 1। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी उठो और मेरे साथ चलो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है, तुम्हें मनाने के लिए। वैसे इसकी ज़रूरत थी ही नहीं, उल्टा मुझे तुमसे नाराज़ होना चाहिए था कि तुमने मेरे बारे में इतनी बकवास सोचकर अपने दिमाग में रखी है। लेकिन क्या करूं, मैं एक अच्छा शौहर हूं, और एक अच्छा शौहर अपनी बीवी को मनाता है, तो मैं भी अच्छा शौहर होने का तो फ़र्ज़ निभाऊंगा ही। तो चलो, मैंने तुम्हें मनाना है। वो रोब जमाते हुए उठकर खड़ा हुआ और अपना हाथ इसके सामने कर दिया। इसके अंदाज ने जनिश को जल्दी ही ज़मीन पर वापस पटक दिया था। इसकी ज़रूरत नहीं है सनान साईं, शायद मैं वाकई कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी हूँ। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। यकीनन मेरे दिमाग में बहुत फजूल सोचें चलने लगी थी। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, एक या दो नावल ऐसा है जो कंप्लीट नहीं है, तो मैं ऐसे नावल रीड आउट नहीं करती जो कंप्लीट ना हो। मैंने एक नावल रीड आउट किया था जो इनकम्प्लीट था, और आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो माजरत के साथ, जैसे ही वो नावल कंप्लीट अपलोड हो जाएगा राइटर की तरफ से, तो मैं आप लोगों के लिए वो रीड आउट कर दूँगी। अगर आप कोई दूसरा नावल मुझसे रीड आउट करवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। वो इतने दिनों से इससे नाराज़ हो रही थी, और जब आज सनान ने इसे इस पर थोड़ा सा गुस्सा करके इसे इसकी अहमियत बताई थी, वो वापस पहले की तरह हो गई थी, और इस वक्त एक अच्छी बीवी की तरह इससे माफ़ी भी मांग रही थी अपने रवैये की। मैं तुम्हें इतनी आसानी से हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा। अरे बेवकूफ़ लड़की, तुम तो रोने लगी, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। साफ़ करो अपने ये आंसू और उठो, अभी चलो मेरे साथ। मैंने सच में तुम्हारे लिए एक स्पेशल डेट प्लान की है यार, थोड़ी देर इंजॉय करेंगे। मैं नाराज़ नहीं हूँ तुमसे। इसकी आंखों में आंसू देखकर वो फ़ौरन पिघला था। इसे सीने से लगाते हुए इसने शिद्दत से इसके माथे पर बोसा दिया था। नहीं सनान साईं, अब तो बहुत लेट हो गया है ना, हम सुबह कहीं जाएंगे, और आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं वाकई बेवकूफ़ हूँ, मेरा दिमाग ख़राब है। पता नहीं मेरे दिमाग में उल्टी सीधी सोचें चलती रहती हैं। यार वो जब कह रहा है तो चली जाओ, क्यों हमारे नॉवेल्स की लाइन आप बढ़ा रही हैं जनिश मैडम? मैंने सोच भी कैसे लिया आप मुझे धोखा दे सकते हैं? क्या आप मेरे साथ फ्रॉड कर सकते हैं? ये सब कुछ ना इस कमीनी औरत की वजह से हो रहा है। मैं इसे घर से दफ़ा करूँगी। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती इसे इस घर में। आप ख़त्म करें ये सारा सिस्टम और निकालें इसे यहाँ से। इसके सीने पर सर रखे वो अपनी ही बोले जा रही थी। हाँ, ऐसा ही होगा मेरी जान, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं इसे इस घर से बाहर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल तो तुम चलो ना मेरे साथ, वरना बेचारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इतनी खूबसूरत डेकोरेशन की थी इसने, मैं नहीं चाहता कि इसकी मेहनत ख़राब हो। और इसका सर सहलाते हुए बता रहा था किसकी मेहनत, किसने डेकोरेशन की है और कौन बेचारी। वो इसे देखते वो हैरानगी से पूछने लगी, तुम्हारी सौतन और कौन? इसने इसे देखते हुए कहा तो जनिश के माथे पर फिर से बल पड़ने लगे थे। ये तुम्हारे माथे की लकीरें वाज़ेह हो रही हैं, सीधा करो इन्हें। इसने फ़ौरन इसके माथे पर मौजूद लकीरों को उंगलियों की मदद से सीधा किया था। तुम्हें ये शक करने वाली बीमारी क्यों लग गई है जनिश? मुझे समझ में नहीं आता, क्या तुम्हारे लिए मेरा इतना कह देना काफ़ी नहीं कि तुमसे ज़्यादा मेरे लिए अहमियत नहीं रखता कोई भी? तुम मुझसे तुम मुझसे तुम फिर से मुझ पर शक करने लगी हो? वो इसे घूरते हुए कहने लगा था। नहीं, मैं आप पर शक नहीं कर रही, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो पागल औरत आपके लिए डेकोरेशन, बल्कि मेरे लिए क्यों डेकोरेशन करेगी? वो बेचारी कब से हो गई, और आपको इसकी मेहनत के लिए तकलीफ़ क्यों हो रही है? इसने एक ही सांस में इसके सामने अपनी बात रख दी थी, क्योंकि ना तो वो लड़की पागल है, और ना ही तुम्हारी तरह बेवकूफ़ है। अब बाकी की बातें मैं तुम्हें वहाँ चलकर बताऊँगा। आओ आओ और चलो मेरे साथ। अगर तुम्हें सब कुछ जानना है तो वो अपनी बात मुकम्मल करता वहाँ से निकल गया था, जबकि दनिश भी जल्दी से अपनी चादर लेती इसके पीछे आई थी। तो आप लोग ना बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि शाम 8 बजने वाली है और बाहर लोग घूम रहे हैं, और मेरा घर सड़क पर है, तो इसीलिए वो इसे अपने साथ डेरे की पिछली साइड पर ले आया था। वो इसे यहाँ क्यों लाया था इसे नहीं पता था, सिवाय इसके कि इसने इसके लिए कुछ स्पेशल सरप्राइज़ सेट किया था, जिसमें मुस्कान भी इसके साथ शामिल है। इसने बहुत कोशिश की थी गाड़ी में पूछने की, लेकिन वो सरप्राइज़ ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए इसने इसे कुछ नहीं बताया था। वो गाड़ी से बाहर निकलकर इसके पीछे पीछे डेरे की पिछली साइड तक आ गई थी, जहाँ मुस्कान तकरीबन सारी तैयारी करके अब आराम से चारपाई पर लेटी हुई थी। इसे बहुत बड़ा अजीब लगा मुस्कान का ये अंदाज़। कहाँ ऐसी जगह पर दिन में भी
लड़की अकेली नहीं आती और ये लड़की इतनी बेखौफ रात के 12 बजे यहाँ पर मौजूद थी, और वो भी इतनी बेखौफ और बिल्कुल तन्हा। इसका दिल चाहा कि उस लड़की से पूछे, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? लेकिन वो कौन सा इसकी बहन थी जो वो इससे कुछ पूछती। वो तो सौतन थी ना, और इस सौतन के साथ सौतन वाला रिश्ता ही रखा जाता है। बेशक आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन सौतन के लिए कभी नरम जज्बा दिल में नहीं जाग सकता, क्योंकि अल्लाह ने औरत को बेशक कितना ही मजबूत क्यों ना बना दिया हो, लेकिन अपने शोहर को बांटने वाले के साथ मोहब्बत का रिश्ता नहीं बनाया जा सकता। कम अज़ कम जर्निश का तो यही मानना था। वो इसका ख्याल रखती रही थी, हर वक्त इसके पास रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी इसके दिल में कभी भी इसके लिए मोहब्बत जैसा जज्बा पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि वो इसके साथ के कितना ही अच्छा सलूक क्यों ना करे, लेकिन इसका दिल जानता था कि वो इसकी सौतन है। इतनी देर लगा दी तुमने स्नान से। अगर इस जंगल में मुझे कोई ख़तरनाक जानवर खा जाता तो वो इसके सामने आते ही शुरू हो गई थी। तुम कम अज़ कम मेरी बीवी। खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करती है कि तुमसे जान छूट गई, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। मुस्कान तो मेरे लिए बहुत ख़ास हो, और आखिर तुम्हारे आने से ही तो मुझे पता चला है कि मेरी बीवी मुझसे कितनी मोहब्बत करती है। वो शरारती लहजे में बोला था, और साथ ही पीछे मुड़कर जर्निश को देखा था, जो कम अज़ कम मुस्कान को तो मोहब्बत की निगाहों से नहीं देख रही थी, लेकिन स्नान की बात पर वो इसे नाराज़गी से घूर रही थी। फिर तो तुम्हें मेरा शुक्र अदा करना चाहिए। ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए सारी प्लानिंग कर दी है। अपनी बीवी को सब कुछ बता देना। बेशक तुम, लेकिन इसे एक बात मैं बताना चाहूँगी। ज़रा साइड पर आना। वो इसका हाथ थमकर इसे अपने साथ ज़बरदस्ती एक तरफ ले आई थी। मुझे तुम्हारे शोहर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही ये बंदा मुझे अच्छा लगता है। मुझे जो पसंद है वो इससे ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन अफसोस वो भी शादीशुदा है, वरना तुम्हारे साथ सोता ना सही, लेकिन देवरानी का रिश्ता बनाने की ख्वाहिश ज़रूर थी मुझे। अगर तुम मेरे साथ दो तो ऐसा अब भी मुमकिन है। तुम्हारे सर से सौतन का साया हटाकर मैं तुम्हारी बहन के सर पे सवार होने को तैयार हूँ। मज़ीद कोई फ़िजूल बात नहीं करूँगी, बस इतना बताना चाहती हूँ कि तुम जैसा जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरा शोहर मेरा तुम्हारे शोहर के साथ कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं, मतलब वो मेरा शोहर हरगिज़ नहीं है। मैं एक सीक्रेट एजेंसी का काम करती हूँ, और तुम्हारे गांव में भी मैं इसी काम के तहत आई थी। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि सारा गाँव दारिम साईं के अंडर में है। मैं इनसे मिली, इनसे अपना मसला शेयर किया, तो उन्होंने मुझे अपने घर में रुकने की इजाज़त दी, और तुम्हारे घर में रहने के लिए मुझे एक लंबी प्लानिंग करनी पड़ी, और सनान सिर्फ इस काम में मेरा साथ दे रहा था। तुम ये कह सकती हो कि इसने अपने मुल्क की खातिर तुम सबसे झूठ बोला है। मैं ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रहूँगी, चली जाऊँगी यहाँ से, बस मेरा काम मुकम्मल हो जाए। और अपने शोहर को लेकर तुम बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाओ, वो मेरा शोहर हरगिज़ नहीं है। इस शख्स पर सिर्फ तुम्हारा हक़ है, और ये सब कुछ मैंने तुम्हारे और इसकी नाराज़गी ख़त्म करने के लिए किया है। तो प्लीज़ तुम इस नाराज़गी को ख़त्म करो, जो कि मेरी वजह से तुम दोनों के दरमियान आई है। इंजॉय करो तुम लोग। मैंने तमाम सेटिंग कर दी है, लेकिन अज़ानों से पहले यहाँ से निकल जाना, वरना गाँव वाले तरह तरह की बातें बनाएंगे। वो एक आंख दबाती सनान को देखती दोनों को बाई कहती वहाँ से निकल चुकी थी। सनान सा ये क्या कह रही है, ये क्या कह रही थी, मुझे तो इसकी कोई बात समझ में नहीं आई। इसके जाने के बाद वो सनान से पूछने लगी, आज तो इसका अंदाज़ भी बहुत बहुत अलग था। वो जैसे कपड़े रोज़ाना रोज़ इनके सामने पहनती थी, आज तो सर से पैर तक बदली हुई थी, लेकिन ब्लैक कलर की लेदर पैंट के साथ सफ़ेद शर्ट और ऊपर ब्लैक कलर की लेदर जैकेट इसे बहुत ज़्यादा अलग बना रही थी। पहले तो इसे इसको पहचानने में अच्छा खासा वक्त लग गया था। वो किसी सीक्रेट एजेंसी में काम करती थी, ये बात इसे समझ में आई। इसने दराम से माफ़ी मांगी थी, और तो वो इसके घर में आई, लेकिन इसने सनान को अपना शोहर क्यों बनाया है, तुम्हें कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है जर्निश। तुम्हारे जाने के बाद बस इतना ही काफ़ी, तुम्हारे जानने के लिए इतना ही काफ़ी है कि मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। इसे हमारे घर में मेरी बीवी बनाकर लाया गया था, क्योंकि इसे अपना मकसद पूरा करना था। तुमने सुना वो किसी सीक्रेट एजेंसी से ताल्लुक़ रखती है, इसे मदद की ज़रूरत थी, और दारिम साई ने सिर्फ इसकी मदद की थी। वो इसे समझाते हुए बोला था, सीक्रेट एजेंसी में तो आर्मी वाले काम करते हैं। इसके दिमाग ने काम किया तो वो इसे देखते पूछने लगी थी। शुक्र है मुस्कान को देखकर मेरी बीवी इतनी याददाश्त नहीं भूली। हाँ मेरी जान, वो आर्मी से ही ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये बात वो किसी को बताते नहीं, और तुम भी यही पर ये सारी बातें भूल जाओ। तुम्हें मुस्कान के बारे में कुछ भी पता पता फ़िलहाल कुछ भी नहीं पता। फ़िलहाल वो अपने मिशन पर यहाँ और अपना मिशन कंप्लीट करके यहाँ से चली जाएगी, इसलिए अब आसान लफ्ज़ों में इसे समझाया था जर्निश ने।
जर्निश ने हाँ में सर हिलाया। वो पुरसुकून हो चुकी थी, यानी कि मुस्कान इसकी सौतन ही नहीं, ये जानकर वो बहुत खुश हुई थी। वो सब कुछ तो ठीक है सनान से, लेकिन मेरा एक और सवाल है। आप इसे वो ऐसे क्यों कह रही थी कि मेरी बहन की सौतन बनना चाहती है? इसकी हिम्मत कैसे हुई कि इसकी गंदी नज़र साहिर अदा पर है? शक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन अब इसके मुंह से सुनकर मुझे यकीन हो गया। इसके लब अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए वो एक बार फिर से डिस्टर्ब करते हुए बोली थी, इसकी गंदी नज़र किसी पर भी क्यों ना हो, लेकिन साहिर की नज़र तुम्हारी बहन से 1 इंच भी नहीं हट सकती, इसीलिए तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ और अब मुझे तंग मत करो। इसके लबों पर अपने लब रखते हुए वो उसे वार्न करके इसका नाजुक वजूद अपनी बाहों में लेता हुआ बोला। इस छोटी सी जगह को मुस्कान ने वो इतनी खूबसूरती से सजाया था कि यकीन करना मुश्किल था ये डेरे की पिछली वाली जगह थी। वो यहाँ पर बेड कैसे लाई? इसके बेताब लबों का लम्स अपने कंधे पर महसूस करते हुए जर्नी से फिर से सवाल किया था। ये सारी बात हम सुबह भी तो समझ सकते हैं ना। तुम ऐसा करो कि ये सारे सवाल जमा कर लो, जब हम घर जाएंगे मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन अब तंग मत करो। वो इसे प्यार से समझाता एक बार फिर से इसके लबों पर अपने लब रख चुका था और इस बार ज़रिए कुछ नहीं बोली थी। इतने दिनों की टेंशन, इतनी परेशानी सब दूर हो गई थी। आज पहली बार इसे मुस्कान अच्छी लगी थी, जिसके पीछे वजह कहीं ना कहीं इन दोनों का बदला रिश्ता था और वो इसकी सोता नहीं थी। ये जानकर वो जैसे हवाओं में उड़ रही थी। आरिश साईं, आपने मना क्यों किया? हम एक कमरे में कैसे रहेंगे? अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई। आपको इन्हें बता देना चाहिए था ना कि हम शादीशुदा कपल नहीं है। इनको गलतफहमी हो गई है, आप इन्हें समझा भी तो सकते थे ना। आपको इनके सामने मुस्कुराने की क्या ज़रूरत थी? आपको ही इनकी गलतफहमी दूर करनी चाहिए थी और आपने इनकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश ही नहीं की। बहुत बुरा किया आपने। पता नहीं अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो क्या होगा। हम किसी और होटल चले जाते हैं। मुझे ना ये होटल भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हम ऐसे कैसे किसी अच्छे होटल में जाते हैं? आपके पास इतने पैसे तो होंगे ना? क्या हम 2 रूम अफोर्ड नहीं कर सकते? प्लीज़ यहाँ से चलते हैं ना आरिस आरिस साईं, वरना सोच सोच कर मेरे दिमाग फट जाएगा। हम दोनों एक कमरे में कैसे रहेंगे? और आप मुस्कुराए क्यों जा रहे हैं? मेरी बात का जवाब नहीं। इसके साथ साथ चलते वो उसकी मुस्कुराहट देखकर खटक गई थी, इसलिए रुककर इसे पूछने लगी, मेरी जान तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं कोई गैर नहीं हूँ, निकाह में हैं हम दोनों। तुम महरम हो मेरे लिए। अगर तुम मेरे साथ एक कमरे में रुक जाओगी तो कोई क़यामत नहीं आएगी, कोई हमसे कुछ नहीं पूछेगा। और तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें इस होटल के किसी अकेले कमरे में अकेले रहने दूंगा? तुम जानती हो यहाँ के हालात में हरगिज़ तुम्हें यहाँ किसी अकेले कमरे में रुकने की इजाज़त नहीं दूंगा। और तुम फिक्र मत करो इश्क साईं, मैं बहुत मजबूत असाब का मालिक हूँ, इतनी जल्दी नहीं पिघलने वाला। बस तुम दूरी बना कर रखना, कोशिश करना कि मेरे पास बिल्कुल बिल्कुल ना आओ, बाकी सब ठीक रहेगा। वो इसे प्यार से समझाता एंड पर डरा भी गया था। क्या मतलब पास ना आऊँ से क्या मुराद है आपकी? आप चाहते हैं कि आपकी नज़रों से दूर रहूँ? वो इसके साथ साथ चलते से पूछने लगी थी। नाउज़ुबिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता। तुम्हें अपनी नज़रों से दूर रख कर क्या मुझे मरना है? खबरदार जो तुम मेरी नज़रों से ओझल हुई, हर वक्त मेरे सामने रहना। और खबरदार जो ऐसी बात दोबारा अपने दिमाग में लाई। पास आने का मतलब ये है कि तुम तकरीबन मुझसे 5 फीट के फासले पर रहना, मतलब इतना दूर कि कम से कम तुम्हारी खुशबू मेरी नथनों से ना टकराए, क्योंकि ये चीज़ मुझे मदहोश करती है। और मदहोश कौन लहजे में बोलता सना की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा कर गया था। मुझे नहीं पता आपके असाब कितने मजबूत हैं, लेकिन आपकी बातें आपका लहजे से बिल्कुल मेल नहीं खाती। आरिश साईं, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? साफ साफ बता दें ताकि मैं खुद ही किसी दूसरे रूम का इंतज़ाम कर सकूं। इसने दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होने पर सना ने फिर से कहा था, मेरे दिमाग में तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चलता। इश्क साईं, ये बात कब समझोगी तुम? मेरे दिलो दिमाग पर तुम पूरी तरह से हावी हो और मैं मजबूत असाब का मालिक हूँ, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। बस तुम्हें देख कर बहक जाता हूँ, क्योंकि तुमसे कुदरत ने रिश्ता ही मेरा ऐसा जोड़ रखा है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं खुद पर कंट्रोल करूँगा। मैं सोफ़े पर सो जाऊँगा, तुम बेड पर सो जाना। इसने कमरे पर निगाह डालते हुए कहा, लेकिन इसके अल्फाज मुंह में ही रह गए थे, क्योंकि कमरे में सिवाय बेड के और कुछ नहीं था। जिस पर सोने का वो जिक्र कर रहा था वो सोफ़ा इस कमरे से नापैद था। कौन सा सोफ़ा? कहाँ सोएंगे आप? यहाँ तो कोई सोफ़ा ही नहीं है, सिर्फ एक बेड है और एक ही छोटी सी कुर्सी, जिस पर टेक लगाने के लिए इसकी बैग तक नहीं है। ऐसे होते हैं दुबई के होटल। इंतहाई अफसोस की बात है, इतना बड़ा होटल, इतना बड़ा मुल्क, और ये होटल जहाँ सिर्फ एक सिंगल बेड है, जहाँ सिर्फ एक बंदा सो सकता है। दूसरे दूसरे बंदे के सोने के लिए एक सोफ़े तक की सहूलत मैसर नहीं है। और ये कमरा इतना छोटा है कि मेरे नहीं ख्याल हम यहाँ ज़मीन पर भी सो सकते हैं। सना इसे देखकर मायूसी से बोली थी, ये कमरा तो आरिश की सोच से भी ज़्यादा छोटा था। यार दुबई के होटल की तारीफ़ तो मैंने
भी बहुत सुन रखी थी, लेकिन इसे देखकर अफ़सोस तो मुझे भी हो रहा है। मुझे तो लगा था ये एक मुझे तो लगा था कि इससे ज़बरदस्त किस्म का कमरा होगा, लेकिन यहाँ तो इकट्ठा उल्टा ही हो गया है। मेरे ख़्याल में लोगों के बजट में यही कुछ आया होगा। बहरहाल तुम आराम करो, तब तक मैं मैनेजर से बात करके आता हूँ। अगर कोई इंतज़ाम होता है तो हल निकालने की कोशिश करता हूँ। घबराओ मत। इसे इतना परेशान देखकर इसने खुद ही इसका हल निकालने का फ़ैसला किया था और कमरे से बाहर निकल गया था। वो कब से सना को तंग किया जा रहा था, लेकिन इसे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि कमरा इतना छोटा होगा। वह सच में वो कमरा इन दोनों के रहने के लिए बिल्कुल नामुनासिब था। वो दोनों इस कमरे को शेयर हरगिज़ नहीं कर सकते थे। वो अपने आप को बहुत मजबूता साहब का मालिक कहता था। इसमें कोई शक नहीं था कि इसने हज़ारों लड़कियों की खूबसूरती को सिर्फ सना की खातिर ठुकरा दिया था, लेकिन वो इस बात से इनकार भी नहीं कर सकता था कि सना इसके दिल और दिमाग पर पूरी तरह से सवार थी और वो शादी से पहले इस तरह की कोई गलती नहीं करना चाहता था। वो जानता था इन दोनों के बीच जो रिश्ता है इसे बहकाने के लिए काफ़ी है। हुस्न हुस्न और दिलदार हो, इस पर महरम यार हो, मुकरे फिर इश्क से तो बेशक हमें काफिर कहना। इसके दिल का हाल बहुत बुरा हो रहा था। इसका दिल बेईमान हो रहा था। वो चाहता था कि वो सना के साथ वक्त गुजारे, लेकिन कोई लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहता था। वो निकाह के इस बंधन को सब लोगों की मंजूरी के साथ और सना के दिल की रजामंदी के साथ आगे बढ़ाना चाहता था। अगर चाहता तो वो सना से कह देता कि वो कोशिश कर चुका है, लेकिन कोई हल नहीं निकला और सना के साथ वक्त गुजार लेता। लेकिन अब वो इतना गया गुजरा हरगिज़ तो ना था किस तरह के हुल्पे इस्तेमाल करता। वो सना के लिए कोई अलग कमरा लेने पर हरगिज़ नहीं जा रहा था, बल्कि वो उसी होटल में किसी बड़े कमरे का पूछने वाला था ताकि वो दोनों किसी और कमरे में शिफ्ट हो जाए। यहाँ तो भाई के किसी अकेले कमरे में सना को अकेले ठहराने के बारे में सोच नहीं सकता था। इसीलिए वो एक बड़ा कमरा चाहता था जहाँ वो दोनों आराम से एडजस्ट कर सकें। इसे सना से अलग हरगिज़ नहीं होना था। सना बज़ाहिर तो खुद वो बहुत मजबूत और निडर लड़की ज़ाहिर करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वो इसे गहराइयों तक जान चुका था। खुद को बहुत मजबूत और बोल ज़ाहिर करने वाली ये लड़की अंदर से बहुत ही डरपोक किस्म की वाक़या हुई थी। इसे लगा था कि वो सब कुछ सँभाल सकती है, हर चीज़ को फ़ेस कर सकती है, लेकिन अब जब आरिश ने इसे जानना शुरू किया था, तो इसे वो एक आम सी लड़की लगी थी जिसे पुप्पो साईं की डांट से डर लगता था, जिसे इस बात से डर लगता था कि देर से घर जाने पर पुप्पो साईं क्या सोचेंगे। पुप्पा साईं या पता नहीं पुप्पो साईं। वो सोच से परेशान हो जाती थी कि आरिफ इससे नाराज़ है। जहाज़ में बैठने से नहीं, लेकिन टेक ऑफ करने से इसे डर लगता था। गाड़ी जब तेज़ स्पीड से चलती थी तब वो बताती नहीं थी, लेकिन जहरीला बाइतल कुर्सी का वेट करती थी और अब वो किसी चीज़ से डर रही थी। आरिश बहुत अच्छे तरीके से समझता था। वो पहले भी 2 से 3 बार इस पर अपनी बेखुदी शो कर चुका था। यकीनन इसे इसी बात का डर था कि अगर वो एक कमरे में रहे तो आरिश शायद पीछे ना हटे, और वो ये सब कुछ भी नहीं चाहती थी। इन दोनों का रिश्ता बेहद मजबूत सही, लेकिन वो आरिश की ज़िंदगी में अपने सब घर वालों की रजामंदी के बाद ही शामिल होना चाहती थी। वो शादी से पहले अपनी ज़िंदगी का कोई चार्म ख़त्म नहीं करना चाहती थी, लेकिन आरिश की बेखुदी इस पर बहुत कुछ वाज़े कर जाती थी। वो अपने जज्बात का इजहार बहुत खुलकर करता था और वो इसके किसी जज्बात को फ़िलहाल के लिए हवा नहीं देना चाहती थी। और आरिश खुद भी इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता था जो इसे इसके घर वालों के सामने शर्मिंदा कर दे। वो इसकी इज़्ज़त बनाकर रखना वो अपना फ़र्ज़ समझता था। आई एम रियली सॉरी सर, जहाँ बड़े कमरे हैं वहाँ पर फैमिलीज़ रुकी हुई हैं। हमारे होटल में सिर्फ 20 ही बड़े कमरे हैं और वहाँ तकरीबन सब कमरों में बीवी बच्चे रह रहे हैं। आप दोनों एक कपल हैं, तो आप लोग एक कमरे में आसानी से एडजस्ट कर सकेंगे। हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन आसपास के किसी होटल में हमें मज़ीद कमरा नहीं मिल रहा। अचानक फ़्लाइट्स बंद हो जाने की वजह से सारे होटल बुक हो चुके हैं। प्लीज़ सर, हमारी मजबूरी को समझे। वो मिनटों पर उतर आया था। ना बड़ा कमरा मुयस्सर था और ना ही आसपास के होटल में कोई खाली कमरा मौजूद था। वो बहुत बुरी तरह से फंस गया था। अब इस मसले का कोई हल मौजूद ना था। इसे मजबूर होकर वापस कमरे में जाना ही था। वो भी इस फ्लाइट से अच्छा खासा थक चुका था, लेकिन एक सिंगल बेड पर दोनों किस तरह से सोएंगे। ज़मीन पर भी इतनी जगह हरगिज़ नहीं थी कि वहाँ वो सो जाता। सना परेशान है। उसे सना के साथ सोने में कोई मसला नहीं था, बल्कि वो तो सुकून से इसके साथ भी सो सकता था, लेकिन सना को तो मसला था। वो इसे किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता था। इन्हें सब सोचों के साथ वो वापस कमरे में आ गया था। कमरे का दरवाज़ा खोलकर इसे सबसे पहले बेड पर देखा, जहाँ सना आराम से अपने सफ़र की थकावट को मिटा रही थी और थोड़ी देर में गहरी नींद में जा चुकी थी। आरिफ साईं काफ़ी देर यूं ही खड़ा इसे देखता रहा और फिर वहीं
रख के छोटी सी कुर्सी को घसीट कर इसके पास ही बैठ गया था। कुर्सी को दीवार के साथ लगाकर इसने अपनी टेक का बंदोबस्त कर लिया। इसकी निगाहें इस वक्त सना के चेहरे पर टिकी हुई थी। वो सोते हुए बेहद मासूम लगी थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो बहुत ही हसीन लड़की थी, लेकिन इस वक्त इसके चेहरे पर इंतहा की मासूमियत थी। तो उसके चेहरे से नजरें नहीं हटा पा रहा था। अपनी टांगे बैठ के एक साइड पर रखकर इसने आहिस्ते से दीवार के साथ अपना सर लगाया। थकावट हद से ज़्यादा सवार होने लगी तो इसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। थोड़ी देर में वो नींद में उतर गया था, लेकिन जिस पोजीशन में वो बैठा हुआ था सुकून की नींद तकरीबन नामुमकिन थी। वो हर थोड़ी देर के बाद झटके में खाकर उठ बैठता। आंखें खोलकर वो खुद को अनजान जगह पर देखकर खुद ही मुस्कुरा देता। इसकी ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा आई थी जब इसका सुकून इसकी आंखों के सामने था, लेकिन फिर भी वो बेसुकून था। इसकी आंख न जाने किस एहसास के तहत खुली थी। पहले तो वो अपने आपको किसी अनजान जगह पर पाकर परेशानी से उठ बैठी और निगाहें पूरे कमरे में दौड़ाई तो वो इसे अपनी दाहिनी जानिब कुर्सी पर बैठा नजर आया। वो उस वक्त इंतहाई बेआराम कंडीशन में था। इसे बेसाख्ता इस शख्स पर तरस आया था। मैं हूँ ही मुसीबत, जिसकी ज़िंदगी में जाती हूँ इसकी ज़िंदगी में मुसीबत ले आती हूँ। इसने अपने आप को कोसा, जबकि निगाहें अभी आरिश के बेसुकून चेहरे पर जमी थी। वो भी थका हुआ था। इसने भी इसके साथ ही इतना लंबा सफ़र तय किया था। इसकी थकावट का एहसास करते हुए वो अपने आपको सिवाय बुरा भला कहने के और कुछ नहीं कर सकती थी। इसने कहा था कि वो कोई हल निकाल कर आएगा। वो काफ़ी देर इसका इंतज़ार करती रही, लेकिन सफ़र की थकावट की वजह से वो थोड़ी ही देर में नींद की गहरी वादियों में उतर गई थी और अब इसकी आंखें तकरीबन 2 बजे के करीब खुली थी। न जाने वो कितनी देर इस हालत में यूं सो रहा था। आरिश नहीं उठे, आप इस तरह यहाँ क्यों सो रहे हैं? आप मुझे जगा लेते हैं, क्यों इतनी देर से यूं बेआराम बैठे हुए हैं? आप यहाँ बेड पर आकर आराम करें, मैं वहाँ कुर्सी पर बैठ जाती हूँ। नींद की शदीद तलब होने के बावजूद भी इसने आरिश के आराम की खातिर इसे कहा था। वो शख्स इसके लिए इतना कुछ करता था तो वो क्या वो इसके लिए अपनी नींद की कुर्बानी नहीं दे सकती थी? अरे तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ बेआराम हूँ? इश्क साईं, मैं तो यहाँ बहुत सुकून में हूँ। तुम्हारा चेहरा देखते देखते न जाने कब मेरी आँख लगी। खैर, काफ़ी आरामदेह जगह है, तुम फिजूल में परेशान हो रही हो। मैं तो यहाँ बहुत मज़े में हूँ। तुम भी सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है और कच्ची नींद से जागने की वजह से तुम्हारी आंखें भी सुर्ख हो रही हैं। चलो सो जाओ आराम से। वो इसे देखते हुए बड़े प्यार से पुचकारते हुए बोला था। अच्छा, इतनी आरामदेह जगह है कि आप इतने मज़े से सो रहे हैं? आपके इसके मज़े से कहने वाली बात पर सना को गुस्सा आया था कि क्या वो इतनी बेवकूफ़ थी जितना वो इसे समझ रहा था। हाँ यार, बहुत मज़े की जगह है, मैं तो बहुत मज़े में हूँ यहाँ। तुम सो जाओ, मैं यहीं हूँ, तुम्हारे पास रहने की ज़रूरत नहीं। इसने फिर से कहा था। अच्छा, अगर इतनी ही मज़े की जगह है तो मैं भी मज़े ले लेती हूँ वहाँ। पता नहीं दोबारा यहाँ आना नसीब होगा या नहीं, तो फिर क्यों ऐसे मौके का फ़ायदा ना उठाया जाए? चले उठे, मैं भी यहाँ पर बैठकर मज़े लेना चाहती हूँ। वो भी अपनी बात पर कायम थी, जबकि इसके अंदाज़ पर वो मुस्कुरा दिया था। बहुत ज़िद्दी हो इश्क साईं, सो जाओ वरना आराम से क्यों नींद ख़राब करना चाहती हो? वो हार मानते हुए बोलता। हाँ, ज़िद्दी हूँ और मेरी ज़िद कह रही है कि आप वहाँ नहीं बैठ सकते, यहाँ आएँ। आप मेरे लिए इतना भी बेएतबार नहीं आप मेरे लिए इतने भी बेएतबार नहीं आ रही चाहिए। आप मेरे शौहर हैं, मैं आपकी इज़्ज़त हूँ। मेरे माँ बाप ने सोच समझ कर ही मुझे आपके साथ बांधा है। अगर हज़ारों औरतों को छोड़कर मेरे पास आ सकते हैं तो ये आपकी गलतफ़हमी है कि मैं आपकी बातों से डर जाऊँगी। यहाँ है प्लीज़, मैं वहाँ बैठ जाती हूँ। इसने समझाते हुए बोला था। एतबार कर ही लिया तो पूरा पूरा करो इश्क साईं। यहाँ वहाँ की बातें छोड़ो, मेरा भी इम्तिहान हो जाएगा कि तुम्हें अपने पास पाकर मैं खुद पर कितना कंट्रोल कर सकता हूँ। आगे फ्यूचर में हम दोनों की नाराज़गी भी तो हो सकती है ना। ये ना अच्छा है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी शादी से पहले। वो कुर्सी से उठकर अचानक बेड पर लेट चुका था और इस अचानक होने वाली हरकत ने सना को घबराहट में मुब्तला कर दिया था। तो बोलो इश्क साईं, क्या पूरा पूरा एतबार कर सकती हो मुझ पर? इसकी आंखों में देखते हुए जैसे ही इसका इम्तिहान ले रहे थे, इसके चेहरे को देखते हुए सना ने पूरे यकीन से हाँ में सर हिलाया और बेड पर बची थोड़ी सी जगह पर लेट गए और इसके लेटते ही आरिश ने करवट दूसरी तरफ फेर ली थी। जो भी था वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि सना का वजूद इसकी खुशबू इसे अपनी तरफ खींचती है। इससे मुंह फेर कर सोना इसके लिए बेहद मुश्किल था। कमरे में खामोशी छा चुकी थी। थोड़ी देर में इसे सना की हल्की हल्की सांसों की आवाज़ सुनाई दी। इसने पलट कर देखा तो वह गहरी नींद में उतर चुकी थी। इसके एतबार के लिए इतना ही काफ़ी था कि इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ करवट लेता इसका चेहरा देखने लगा। बहुत जल्द बदल दिया तुम्हें मेरी मोहब्बत ने इश्क साईं। मेरी मोहब्बत मुझे देने के लिए शुक्रिया अल्लाह जी। मैं कभी इसे रुसवा नहीं होने दूंगा। इसका हाथ अपने हाथ में थामते इसने अल्लाह से वादा किया था और आंखें बंद करके खुद भी सोने की कोशिश करने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता नींद में उतर रहा था जब इसे अपने सीने पर थोड़ी भारीपन महसूस हुआ। इसने खुमार आलूद निगाहों से इसे देखा था, जो इसके सीने पर बड़े मज़े से अपना सर रखे गहरी नींद में सो रही थी। ये ज्यादती है, इसने बेबसी से कहा और फिर
इसके गिर्द बाहों का हिसाब बनाता आंखें बंद कर गया, क्योंकि अब इसे सारी रात इस ज्यादती के साथ ही गुजारा करना था। सना और आरिश की वापसी पर सब लोग बहुत खुश थे। दोनों को बहुत प्यार से वेलकम किया गया था। घर के तमाम अफराद वहीं पर मौजूद थे। सना अपने सब घर वालों से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थी, और आरिश इसकी खुशी में खुश था। इसने आते ही पुप्पा साई को फ़ोन करके बता दिया था कि वो सही सलामत पाकिस्तान पहुंच गए हैं। रास्ते में कुछ मसाइल हो गया था, लेकिन आरिश साई के साथ होने की वजह से सब कुछ जल्दी हैंडल कर लिया गया था, और अब वो दोनों बिल्कुल ठीक ठाक अपने घर वालों के पास आ चुके थे। पुप्पा साई ने इस खुदा का शुक्र अदा किया था, और अब वो आरिश को न जाने कौन कौन सी हिदायत दे रही थी, जबकि सना इससे बात करके अब दोबारा अपने घर वालों के साथ मसरूफ़ हो गई थी। जाविश तो हनीमून पर गई हुई थी, जबकि सना तो इसके साथ चिपक ही गई थी। वैसे तो वो जाविश और सानिया के साथ हर वक्त लड़ती रहती थी, लेकिन इनकी गैर मौजूदगी को महसूस करके इसे एहसास हुआ था कि इन लोगों के बिना इसका गुजारा नहीं है। न जाने जब वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी, तब सब कुछ कैसे हैंडल होगा। वो मज़ीद थोड़ी देर सब घर वालों के साथ बैठी। सना ने ना तो जाने कौन कौन सी बातें इन्हें बताई थी, जो पिछले 1 माह से वो अपने दिल में दबाए बैठी थी। जब अम्मा साइनी से कहीं इसे कहा था कि अपने रूम में जाकर आराम करे। सना का तो कोई इरादा ना था आराम करने का। वो अपने घर वालों का माहौल मिस कर रही थी, इसलिए सबके साथ एंजॉय करती रही, जबकि आरिश साईं आराम के घर से कमरे में चला गया था। रात 12 बजे का वक्त था, जब अचानक पैदा होने वाली आवाज़ पर दर की आंख खुली तो इसने दारिम को अलमारी में कुछ तलाश करते हुए पाया था, लेकिन इसके हाथ में पिस्तौल देखकर वो घबरा गई। ये नहीं था कि इसने पहली बार ये पिस्टल इसके पास देखी थी, वो हमेशा से इसके पास ही थी। वो अलमारी में कपड़ों के नीचे छुपा कर रखता था, लेकिन इतनी रात को इसे लेकर कहाँ जा रहा था, इस सोच ने इसे डरा दिया था। दारिम साईं, ये आप ये पिस्टल कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो भी इस वक्त सब कुछ ठीक तो है ना? वो काफ़ी परेशान थी, इसीलिए उठकर इसके पास आ गई थी। इसे जागते देखकर दाराम साईं को कोई बहाना नहीं सूझ रहा था, जिससे वो उसे वक्ती तौर पर रिलैक्स कर देता। आज इसने मर्दान खान को पकड़ने का इरादा रखा था। हाँ, सब कुछ ठीक है जानम सही। वो क्या है ना, काफ़ी वक्त से इस पिस्तौल की सफाई नहीं हुई, तो आज रात अंसर शहर जा रहा है। इसकी वापसी कल शाम तक होनी है, तो मैंने सोचा मैं अपनी पिस्टल इसे भेज देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले इसने मुझे कॉल करके कहा कि वो जाने वाला है। अब वो अगर इतनी रात को जाने वाला था, पहले पहले मुझे याद नहीं रहा, लेकिन अब याद आई, तो ये काम भी बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैं इसे देने जा रहा हूँ। इसने बड़ी मुश्किल से कहानी बनाई थी। एक तो इसे खुद झूठ से इंतहाई नफरत थी, लेकिन इसमें मिशन में इसे लम्हे लम्हे में झूठ का सहारा लेना पड़ता था। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझी थी। कहाँ है अंसर अदा? आप जाकर इनका दे आए और जल्दी वापस आइएगा। वो पुरसकून होकर कहने लगी थी। हाँ, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, आराम करो तुम, बल्कि सो जाओ। मैं 10-15 मिनट में वापस आ जाऊँगा, और अगर देर हो गई तो भी परेशान मत होना। शहर से मेरा एक दोस्त आया है, आज रात डेरे पर ही रुक रहा है, हो सकता है थोड़ी देर इसके पास जाऊँ। वो इसे पुरसकून करते हुए कमरे से बाहर निकल गया, जबकि दर भी आराम से बेड पर बैठ गई थी। जब से 5वां महीना शुरू हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस करने लगी थी, और ऐसे में दारिम इसे हर तरह की टेंशन से दूर रखता था। सब लोग तैयार होना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वो तीनों इस जगह पर पहुंच आए थे, इनके पीछे इनकी टीम भी, जिन्हें फ़िलहाल मंजिल से हटा कर रखा था। इस जगह को हर तरफ से इन लोगों ने घेर लिया था। यहाँ से बचकर निकलने का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था। आज मर्दान खान ने इनके हाथ ही लग ही जाना था। हम तैयार हैं, आप फिक्र न करें। हम हर त हम हर तरह से अपनी तैयारी करके आए हैं। आज मर्दान खान यहाँ से ज़िंदा सलामत बच नहीं सकता। गुड ऑफिसर आरिश, तुम सबसे पहले अंदर जाओगे और देखोगे वहाँ कितने लोग हैं और हम कितनी देर में इस जगह पर हमला कर सकते हैं। दारिम ने इसे देखते हुए कहा, तो आरिश ने हाँ में सर हिलाया और तेज़ी से गाड़ी से बाहर निकला था। ऑफिसर मुस्कान, नज़र रखना, वो कभी भी कोई भी इशारा दे सकता है। वो मुस्कान से कहता गाड़ी से निकलकर दूसरी जानिब चला गया था। ये क्या बात हुई? मतलब हद हो गई, हसीन लड़की देख के नहीं हर कोई इशारा मारने को तैयार हो जाता है। अरे मेरे प्यारे दारिम साईं, मैं आपको कैसे समझाऊं, जिसके इशारे की मैं इंतज़ार कर रही हूँ, इस बेचारे को तो आपने फ़ौज में ही नहीं आने दिया, और फिर इसी के साथ अपनी बहन को भी आ दिया। हाय मेरे निक्के निक्के दुख। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई थी, जब अचानक नज़र आरिश के इशारे की तरफ पड़ी, तो वो बता रहा था कि अंदर कितने लोग हैं, और वो इसके इशारे के साथ ही इसने दूसरी तरफ जाते दारिम को अपने हाथ में मौजूद छोटी सी ड्राइव से इशारा दिया था। वो आगे जाने की बजाय वापस पलट आया था। साहिर साईं, ये कितनी खूबसूरत जगह है, मैंने ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत जगह कभी नहीं देखी, और आप भी यहाँ पर
हनीमून के आखिरी दिनों में लेकर आए हैं। आप बहुत बुरे हैं, मैं नहीं बोलती आपसे। आपको चाहिए था कि आप सबसे पहले मुझे इस खूबसूरत जगह पर लेकर आते, लेकिन नहीं, आपने तो पहले वो फजूल सी बिल्डिंग और फटे पुराने खंडर दिखाने थे। क्या क्या चला जाता आपको अगर आप मुझे यहाँ पर ले आते। कितनी खूबसूरत जगह है ये। वो बहती नदी के करीब खड़ी अपने चारों तरफ पहाड़ों को देखते हुए नाराज़गी से बोल रही थी, लोमड़ी तुम कुछ ज़्यादा ही मासूम हो यार। जिन्हें तुम फटे पुराने खंडरात कह रही हो वो असल में हमारे मुल्क की तारीखी जगह है। वो किला वहाँ पर बादशाह, और बस पता है मुझे, कोई ठरकी बादशाह अपनी 100 बेगमात के साथ रहता था। एक तो मुझे इस बादशाह की कहानी अच्छी नहीं लगी, और ऊपर से आप भी इस ठरकी बादशाह का किला दिखाने लेकर चले गए। अगर दिखानी थी तो कोई ऐसी जगह दिखाते जो मुझे यकीन है यहाँ ना परियाँ उतरती होंगी, तभी तो ये इतनी खूबसूरत जगह है। वो तो इस जगह की एक एक चीज़ को अपनी आंखों में बसा लेना चाहती थी। इसने ज़िंदगी में इससे खूबसूरत जगह कहीं नहीं देखी थी। तुम बार बार इस बादशाह की तौहीन कर रही हो। जानती हो, मैंने सुना है इस ज़माने का बादशाह इतना जालिम हुआ करता था कि अगर कोई इसके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी कहते तो इसकी ज़ुबान कटवा देता था। और तुम कब से इसी बादशाह के ख़िलाफ़ बोले जा रही हो। और तो वो इसे ठरकी और तो और इसे ठरकी भी कह रही हो। इस बादशाह की रूह को तकलीफ़ पहुंच सकती है। वो इसे समझाते हुए बोला था, कब्र में गया वो बादशाह, अब तो इसकी हड्डियों का भी कचूमर निकल चुका होगा। इसका जिसका डर और आप मुझे दिखा रहे हैं। और एक और एक बात भूले मत, गांव के सरदार की बहन हूँ, मैं किसी चीज़ से नहीं डरती। और ठरकी ठरकी को ठरकी कहा जाता है। और बूढ़ा अपनी 100 मेघमात के साथ रहता था। क्यों? क्या इसमें वफा नाम की कोई चीज़ नहीं थी? पता नहीं इसकी 100 बेगमात अपनी बाकी 99 को कैसे बर्दाश्त करती होंगी। और मेरा एक और सवाल ये भी है कि वो ठरकी बूढ़ा रिकॉर्ड बनाना चाहता था क्या? क्या वो कनीज ऑफ कनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम लेना चाहता था, जो 100 बेगमात रखी हुई थी? मैं तो एक सौतन को भी बर्दाश्त ना कर सकूं। वो अपनी धुन में तेज़ बोलती जा रही थी। क्यों बर्दाश्त ना करो यार, मेरा फ्यूचर में दूसरी शादी करने का प्लान भी तो बन सकता है ना। साहिर ना जाने क्या सोच रहा है, कर ये कह देता दूसरी शादी शौक से करे, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन अगर आपको अगली सुबह कमरे से गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े मिले तो मुझे मत कहिएगा। वो बिल्कुल पुरसकून थे। गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े क्यों मिलेंगे कमरे से? उसकी बात को समझ नहीं सका था, क्योंकि मैं आपकी दूसरी बीवी के छोटे छोटे टुकड़े करूँगी ना। इसका जो गोश्त होगा, इसके टुकड़े टुकड़े तो आपको मिलेंगे ही ना। वो बेहद आराम से बोलती अपने मोबाइल में अपनी न जाने कितनी तस्वीरें ले चुकी थी, और तो और इसके साथ खड़े होकर अलग अलग पोज में तस्वीरें बना रही थी। और वो इसे ज़बरदस्ती मुस्कुराने के लिए भी कह रही थी ताकि इसकी तस्वीर अच्छी आए। मेरी बीवी को पहले ही दिन कत्ल करने की प्लानिंग करी हो। वो हैरत से इसे देख कह रहा था, अपने अल्फाज दुरुस्त करें, बीवी को नहीं, दूसरी बीवी को। बीवी मैं हूँ याद रखें। और आपकी दूसरी बीवी मेरे हाथों से मरेगी, क्योंकि जो भी आपको मुझसे दूर करने के बारे में सोचेगा, इसके सदके वारी तो मैं जाने से रही। तो क्या तुम इसका कत्ल कर दोगी? इसके इतने मज़े से जवाब देने पर वो भी हैरान था। जी हाँ, और अब इस बारे में बात करके मेरा मूड मूड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। इधर आकर मेरे साथ तस्वीरें बनाएं, बल्कि ये फ़ोन पकड़े और मेरी तस्वीरें बनाएं। आप तो मुँह ही सीधा नहीं करते। तस्वीरें कैसे अच्छी आएंगी? मुझे ये सारी तस्वीरें ज़रनी छती और सना दी को सेंड करनी है। देखिएगा नज़ारे ठीक से आए। मोबाइल इसके हाथ में थमाती वो इसके सामने पोज बनाने लगी थी। जाविश तुम इतनी शिद्दत पसंद क्यों हो? वो तुम्हें मुझसे अलग नहीं करेगी, और ना ही इसके आ जाने से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। सिर्फ थोड़ी सी शेयरिंग मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। और अब हम इस फजूल टॉपिक पर कोई बात नहीं करेंगे। इस बार वो सीरियस होकर बोली तो साइकिल लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। ये आज पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि कुछ दिनों पहले जब कुछ लड़कियां इसे देख रही थी, वो कैसे साहिर का हाथ थाम कर इसे जल्दी से अपने साथ वहां से लेकर गई थी, जहाँ जैसे वो लड़कियां सिर्फ साहिर तो देख ना रही हो, बल्कि इससे छीनने वाली हो। और इसने जिस अंदाज से इस लड़कियों को घूरा था, वो लड़कियां तो क्या, साहिर शाह खुद भी ठिठक कर रह गया था। साहिर जानना चाहता था कि वो उसे कितनी मोहब्बत करती है, इसके दिल में वो क्या मकाम रखती है। जाविश इसके सामने पूरी तरह से खुल नहीं रही थी, लेकिन जब से वो इसको यहाँ पर लेकर आया था, इसकी सोच बदल चुकी थी। वो इमोशनल थी, बात बात पर रोती थी, लेकिन इसके मामले में वो बहुत हद से ज़्यादा टची थी। इसका एक असूल था, जिस तरह से जाविश सिर्फ साहिर शाह की है, इसी तरह साहिर शाह सिर्फ जाविश का है। और इस बात को साहिर को कबूल करना था। जिस तरह से जाविश ने खुद पर ये रोल
लागू किया हुआ था। बिल्कुल इसी तरह से साहिर ने भी ज़िंदगी के लिए इस असूल को अपनाया था। ये अलग बात थी कि इसकी ज़िंदगी में जाविद से ज़्यादा अहम और कोई नहीं था, लेकिन वो जाविद की ज़िंदगी में इस हद तक अहमियत रखता था, ये आज से पता चला था। और इसे जानकर बेहद खुशी भी बहुत हुई थी कि मोहब्बत के सफ़र में वो अकेला मुसाफिर हरगिज़ नहीं है। अंदर तकरीबन 50 के करीब लोग थे। इनकी आधी टीम साथ में ही अंदर दाखिल हुई थी और इनकी इस टीम में तकरीबन 25 से 30 नौजवान थे जो कि अपना फ़राइज़ निभाने के लिए यहाँ तक आए थे। वो बिना आवाज़ पैदा किए इन लोगों के पीछे आ गए थे और अपनी आला ट्रेनिंग और बेहतरीन महारत से वो लम्हों में ही वहाँ इन 50 लोगों को ढेर कर चुके थे। इनका यहाँ पहुँचने का सफ़र बहुत मुश्किल रहा था, लेकिन वो इस केस पर 1 या 2 दिन से नहीं बल्कि 3 साल से काम कर रहे थे। वो मर्दान खान के ख़िलाफ़ सबूत ढूँढने में दिन रात एक कर चुके थे, लेकिन वो कहाँ जानते थे कि सबूत इसके घर में ही मौजूद है। और जब साहिर पर जानलेवा हमला हुआ तब इसे पता चला था कि वो आदमी इसका दुश्मन क्यों बना हुआ है, वरना इससे पहले तो वो इतने अरसे से बस ये जानने की कोशिश में मगन था कि आखिर वो आदमी है कौन। मर्दान खान जब साहिर का दुश्मन बनकर इसके सामने आया तब इसने मर्दान खान के बारे में मालूमात जमा करना शुरू की थी, लेकिन ये जानकर वो खुद भी हैरान रह गया था कि वही आदमी जिसकी तलाश में वो अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 3 साल बर्बाद कर चुका है, वो शख्स जो अंदर ही अंदर इसके मुल्क को बर्बाद कर रहा था, जिसका ताल्लुक अंग्रेज़ मुल्क से था, लेकिन इसका मकसद इसके पाक वतन को तबाह करना था। और पाक फ़ौज के नौजवान अपने मुल्क के लिए हर खतरा लेने को तैयार थे। इसी तरह तय हो गया था जिसमें इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मर्दान खान को गिरफ़्तार करना था। इस केस में न जाने कितने नौजवान अपनी जान की बाजी हार चुके थे, लेकिन सीने में जान देने का जज्बा का हौसला रखते हुए तो पाकिस्तान का बैच अपने दिल पर सजाते थे। वो अपने मुल्क पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देने को तैयार थे। इनका मकसद सिर्फ पीछे ना हटना था। दारिम को किसी भी हालत में इस आदमी तक पहुंचना था और वो अपने मकसद में कामयाब हो रहा था। सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करते ही वो मर्दान खान को पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ था और आखिरकार इतनी मेहनत के बाद आज वो इस मकाम पर पहुंच आया था। इसके सामने आदमी वहीं वहीं बाहर ढेर हो चुके थे और वो अंदर अपने आरामदेह कमरे में आराम कर रहा था। इसके वहमो गुमान में भी ना था कि आज इसके साथ क्या होने वाला है। अचानक दरवाज़ा खुलने पर मर्दान बुखलाकर बेड पर बैठ गया, जिसके साथ सोई हुई सीना वो जल्दी से बेडशीट को खुद से ढकती तेजी से दीवार के साथ जा लगी थी। इसकी तरफ देखे बिना दारिम ने इसके पैर पर गोली चला दी थी और इस आदमी को भगाने का या फिर होशियारी करने का मौका हरगिज़ नहीं दे सकता था। आखिर में पहुंच गया तुम्हारे पास मर्दान खान और तुम्हारी आज़ादी ख़त्म हुई। चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट सजाए हुए बोला था, मुझे लगा था कि तुम्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये क्या, इतना बड़ा दहशतगर्द और सिर्फ 50 कार्ड। अफसोस हुआ मुझे, लेकिन अब बाकी का अफसोस जेल में चलकर करेंगे। क्या ख्याल है, चलें? तुम अच्छा नहीं कर रहे दारिम साहब, ये तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। मर्दान खान इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसके घसीटने पर वो चीख चीख कर बोल रहा था, जबकि इसकी चीखों को नज़रअंदाज करते वो सब अपना काम सर अंजाम दे रहे थे। हद होती है किसी बात की। मैं कल रात से इसके इंतज़ार कर रही हूँ। इन्होंने कहा था आराम से सो जाओ, मैं आ जाऊँगा, और फिर सुबह तक नहीं आए। अब तक घर घर वापस नहीं आए। दोपहर के 11 बज रहे हैं। इतने लापरवाह तो कभी भी नहीं थे दारिम साहब। अभी मुझे फ़ोन पर कह रहे थे मुझे आने में अभी वक्त लग जाएगा। मैं अपने दोस्त को छोड़ने एयरपोर्ट जा रहा हूँ। और दारिम से बात करके करके अभी कमरे से निकलती बाहर सोफे पर बैठी थी, जहाँ पर सनान साईं बैठा न्यूज़ पेपर देख रहा था। अरे नूर बेटा, बताया तो था ना तुम्हें, इसका कोई दोस्त आया है, आ जाएगा वो थोड़ी देर में, फ़िक्र मत करो। उसे देखते हुए बोला, जब नज़र दरवाजे की जानिब बड़ी मुलाजमा कोई गिफ्ट हाथ में पकड़कर दर की तरफ लाई थी। नूर बीबी, ये तोहफ़ा आपके लिए आया है और इस पर ना आपकी अम्मी का नाम लिखा हुआ है, ऊपर दूसरे मुल्क की मोहर भी लगी हुई। मुलाजमा इसे तफसील से बता रही थी। नूर फ़ौरन उठकर खड़ी हो गई थी। इसकी माँ ने इसके लिए तोहफ़ा भेजा था। इसे देखकर बहुत खुशी हुई थी। इसने फ़ौरन इसके हाथ से गिफ्ट को पकड़ लिया और मुस्कुराकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई, लेकिन न जाने क्यों इसको देखकर सनान साई को कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। वो इसे पकड़ने में कामयाब हो चुके थे। अब वो इस जगह की तलाशी ले रहे थे। नीचे बेसमेंट की तरफ अंधेरा था, लेकिन वहाँ से आने वाली घुटी घुटी आवाज़ों को सुनते वो नीचे की तरफ आए थे। मुझे लग रहा है यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें चलकर देखना चाहिए। मुस्कान की आवाज़ पर दारिम ने पलट कर देखा और फिर वहाँ से सर हिलाता इसके साथ सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा था। लेकिन असल झटका तो इन्हें नीचे पहुँच कर लगा, जहाँ न जाने कितनी लड़कियाँ वहाँ ज़मीन पर बेहद बुरी हालत में पड़ी हुई थी। इन्हें देखकर वो आसानी से अंदाज़ा लगा सकते थे वो सब नशे में थे। ऑफिसर एस, इन सब की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इन्हें क्या दिया गया है और किस हद तक दिया गया है, मैं कैसे पता चलेगा? मुस्कान बेहद परेशानी से इस सब की नज़र रो रही थी, जो कि नींद बेहोशी में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही थी। कुछ बुरी तरह से रोते हुए अपनी जान की भीख मांग रही थी। अंदाज़ा लगाना मुश्किल ही था। वो सब अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी थी। ये तकरीबन 15 से 20 साल
की उम्र की लड़कियां के दरमियान की लड़कियां थी और इन सबको बेहद बुरे तरीके से टॉर्चर किया गया था। तादाद में ये तकरीबन 50 के करीब थी। इन सब की हालत देखकर दारिम खुद भी परेशान हो गया था। आरिश इस लड़की को नीचे लाओ जो मर्दान खान के साथ थी, और ये तो वही बता सकते हैं कि इन्हें क्या और किस हद तक दिया गया, इसका दिमागी तवाज़ुन किस हद तक ख़राब है और इनके बचने की कितनी उम्मीद है, इन्हें कहाँ से लाया गया और इन्हें किस काम के लिए यहाँ कैद किया गया। वो अपने तमाम तर सवाल एक ही बार में करता इससे मुखातिब हुआ था। आरिश ने के तेज़ी से कदम वापस ऊपर की जानिब बढ़ाए थे और अगले 2 मिनट में वो इस लड़की को लेकर हाजिर हुआ था, जिसके चीखने चिल्लाने पर मुस्कान आगे बढ़ते एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा था और वो लम्हे में ज़मीन बोस हुई थी। एक भी लफ्ज़ नहीं, तुमसे जो पूछा जा रहा है इसका जवाब दो। कौन है ये सब लड़कियाँ, कहाँ यहाँ तक किस मकसद में लाई गई हैं, कौन सा नशा दिया गया है इन्हें, ये अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी हैं। इतनी छोटी लड़कियों के साथ इस तरह का सलूक किस मकसद के तहत किया जा रहा है, एक एक बात बताओ मुझे। उसके बालों से पकड़कर इसे खड़ा कर चुकी थी, इसकी गर्दन को पीछे की तरफ किए इसके बालों को सख्ती से अपने हाथ में दबोचे हुए थे। इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि वो लड़की हिल तक नहीं पा रही थी। हाँ, इन सबको नशा दिया गया, इन सबको यहाँ जिस्म फरोशी के लिए लाया गया था और कल इन सबको अमरीका और ऐसे बहुत सारे फ़ॉरेन मुल्कों में भेजने की तैयारी भी मुकम्मल हो गई है, क्योंकि वहाँ मशरक़ी हुस्न की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इन्हें ऐसा नशा दिया गया है जिससे ये अपनी पिछली ज़िंदगी भूल जाती हैं। हम इन्हें रास्ते से उठा कर लाए हैं। इनमें ज़्यादातर लड़कियाँ कॉलेज से हैं, जो घर आते हुए या सुबह घर से जाते हुए रास्ते में गायब हो जाती थी और इनका कोई अता पता नहीं होता। वालिदैन बदनामी के डर से पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं दर्ज करवाते। इनका ताल्लुक बहुत छोटे घरों से है ताकि किसी को भी इनके बारे में कुछ पता ना चल सके, और फिर हम लड़कियों को भेज देते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत बार मर्दान खान ने ये काम किया है और हर महीने तकरीबन 50 लड़कियां यहाँ से वहाँ भेजता है, जिनको पहले वो 10 दिन तक अपने पास रखकर अलग अलग नशा देता है, जिससे वो अपनी सारी ज़िंदगी भूल जाती है। वो पूरी तफसील से बता रही थी, जबकि इनकी बातों को सुनकर मुस्कान का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। इन मासूम लड़कियों के साथ वहाँ क्या किया जाता होगा, इससे वो अनजान तो हरगिज़ नहीं थी। यही वो गिरोह है आरिश साईं, जिसके बारे में तुम पता करना चाहते थे 3 माह पहले। मेरे ख्याल में पारस में इनकी तरह ही पेरिस में इनकी तरह ही 50 लड़कियों का वो ग्रुप गया था, जो पूरी तरह से अपनी पुरानी ज़िंदगियों से अनजान थी। दारिम ने आरिश को देखते हुए कहा, जो वो खुद भी इसी केस के सिलसिले में यहाँ आया था। 3 महीने पहले कुछ एजेंट्स के थ्रू इन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई आदमी है जो पाकिस्तान से हर महीने 50 से ज़्यादा लड़कियाँ अलग अलग मुल्कों में भेजता है, जहाँ पर वो लड़कियाँ ना सिर्फ अपनी पुरानी ज़िंदगी भुलाए हुए होती हैं, बल्कि इनका ज़हनी तवाज़ुन भी मुकम्मल ख़राब हो चुका होता है। वो सिर्फ खिलौना होती हैं, सामने वाला इनके साथ कोई भी सलूक कर सकता है। आप ठीक कह रहे हैं दारिम साईं, ये केस मेरे केस से जुड़ा हुआ है। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं निकलवा लूँगा। इन सब लड़कियों को यहाँ से निकालो और हॉस्पिटल पहुँचाओ। इनके पीछे खड़े ऑफिसर को कहा, जो फ़ौरन ही अपने काम में लग गए थे, बल्कि बाकी लोग अभी तक इसी जगह की छानबीन करने में मसरूफ़ थे। सर यहाँ आएँ प्लीज़, जल्दी एक लाश मिली है, किसी औरत की लाश है। ऑफिसर की आवाज़ पर वो तीनों इसकी तरफ दौड़ते और जल्दी से इस कमरे में दाखिल हुए थे जहाँ से ऑफिसर की आवाज़ आ रही थी, लेकिन सामने ज़मीन पर पड़ी लाश को देखकर दारिम को लगा जैसे कमरे की छत इस पर आ गिरी हो। अपनी माँ का तोहफ़ा देखकर वो बहुत खुश थी। कमरे में आकर इसने बेड पर रखा और दरवाज़ा बंद करते हुए बेड पर बैठ गई। कितने दिनों के बाद वो अपनी माँ से जुड़ी हुई, मुझे लगता है वो जो लाश मिली इसकी माँ की है, अपनी माँ से जुड़ी हुई कुछ चीज़ देखने जा रही थी। इसने ऐसे ऐसे डब्बा खोलने को शुरू किया था। इस डब्बे में हाथ डालकर सबसे पहले इसने एक तस्वीर निकाली थी, जिसके बाबा और मम्मा की थी, जब वो 1.5 साल की हुआ करती थी। तस्वीर को देखते हुए इसे चूम कर अपने सीने से लगाया। ये बहुत पुरानी तस्वीर थी, जिसे एक तरफ रख दिया था। इसने डब्बे में हाथ डालकर 2 छोटे छोटे जूते बाहर निकाले। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। इस तस्वीर में इसने यही जूते पहन रखे थे। इसकी माँ ने इसके बचपन के जूते इसे क्यों भेजे थे, इसे समझ नहीं आया था। इसने दोबारा डब्बे में हाथ डाला और इस बार एक नन्ही सी फ्रॉक इसके हाथ में आई। इसे ये भी बहुत अच्छे तरीके से याद थी, ये भी इसकी तस्वीर में पहनी हुई थी, जिसमें वो तकरीबन 1.5 साल की थी। इसने तीसरी बार जब डब्बे में हाथ डाला तो इसके हाथ में कुछ पिन्स आए, बैंड्स आए। ये रबर बैंड, सॉरी, ये रबर बैंड इसने अपने बालों में बांध रखे थे। इसकी माँ ने इसकी इतनी पुरानी चीज़ें संभाल कर रखी थी, ये जानकर न जाने क्यों उसे बेहद खुशी हुई थी। इसने फिर से डब्बे में हाथ डाला तो इस बार एक कागज़ इसे मिला। कागज़ को फोल्ड किया हुआ था और ये काफ़ी बड़ा कागज़ था। इस पर यकीनन बहुत लंबी सतरें लिखी हुई, तहरीर लिखी हुई थी। इसने जल्दी से कागज़ को खोल कर इसे पढ़ना शुरू किया था। मेरी प्यारी बेटी नूर, मैं जानती हूँ जब तक मेरा खत और ये चीज़ें तुम्हें मिलेगा तब तक मैं इस दुनिया से चली जाऊँगी। मैं हमेशा सोचती थी मेरा अंजाम क्या होगा, लेकिन कभी समझ नहीं पाई थी। आज मैं मर्दान खान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिसने मेरे दाएं हाथ के बजाय बाएं हाथ की उंगली काटी, और कुछ ना सही तो मैं इस हाथ से अपना आखिरी ख़त तो लिख पा रही हूँ। नूर, मैंने बहुत गलत किया। मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से
बेकार बना दिया था। मुझे पाबंदियों से नफरत थी सिर्फ इसीलिए कि मैं सरमत की पुरखलूस मोहब्बत को ठुकरा दिया। इसने बहुत कोशिश की मेरे साथ ये रिश्ता निभाने की और ताल्लुक़ को बरकरार रखने की। वो कितने साल तक मेरे साथ बंधा रहा और फिर आखिरकार मैंने इसे मजबूर कर ही दिया। मैंने इसे तलाक लेने के लिए इस हद तक टॉर्चर किया कि वो बेबस हो गया। इसके बाद मैं 2 बार माइक के पास चली गई। मुझे नहीं पता था माइक कौन सा काम करता है और इसका भैया और भतीजा किस तरह के लोग हैं। मैं बस इसकी मोहब्बत में पागल थी, लेकिन मुझे जल्दी एहसास हो गया कि हराम के रिश्तों में कुछ भी नहीं रखा। मैं सरमत से मोहब्बत करने लगी थी। न जाने कब कैसे इन 5 सालों में सरमत मेरे दिल में बस गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो मुझे तलाक दे चुका था और मैंने खुद अपने हाथों से अपना आप बर्बाद कर लिया था। हाँ नूर, यह हकीकत है, तुम्हारा बाप कभी भी गलत नहीं था। इसने अपनी हर मुमकिन कोशिश की थी रिश्ता निभाने की, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने इस पर झूठा केस किया कि इसने मुझे मारा पीटा और तुम पर भी इसने बहुत तशद्दुद किया है, जबकि तुम्हें इस दिन इतनी बुरी हालत में पहुंचाने वाली मैं थी। मैं माई के कहने पर चलने लगी थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि माई के सब कुछ सिर्फ दौलत के लिए कर रहा है। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया सिर्फ और सिर्फ माई को आज़ादी के लिए, लेकिन मैं बहुत गलत थी। सरमत हार कर हमेशा के लिए चला गया था और मैंने इसे कभी भी तुमसे मिलने नहीं दिया और बहुत बार आया था तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारे दिल में बाप के लिए नफरत पैदा करने वाली मैं ही थी। मैंने तुम्हारा घर भी बर्बाद करने की कोशिश की। दौलत ने मुझे अंधा कर दिया था। मेरे बाबा ने मुझे तमाम तर जायदाद से बेदखल कर दिया था। माइक तो शायद वहीं से पीछे हट जाता, लेकिन इससे कहीं ना कहीं से पैसे मिलने की उम्मीद बाकी थी। मैंने तुम्हारे दिल में तुम्हारे बाप के लिए नफरत भरी और तुम्हारे सब घर वालों के लिए भी, यहाँ तक कि मैं नहीं चाहती थी कि दारिम के साथ तुम्हारा घर बसे। मैं बहुत खुद गर्ज हो गई थी। मैं माफ़ी के लायक हरगिज़ नहीं हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, सरमत के साथ और सब घर वालों के साथ। आज इस हालत में अपने आप को महसूस करके मैंने जाना है कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है। मुझे हरगिज़ अंदाज़ा ना था कि माइक का इतना भयानक रूप इस तरह मेरे सामने आएगा। इसने तुम्हारे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और तुम्हें माइक से दूर कर दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो जो वो तुम्हारे साथ करता है, न जाने कितनी और लड़कियों के साथ करके इनकी ज़िंदगी ख़राब कर चुका है। तुम्हारा और दारिम के पाकिस्तान चले जाने के अगले दिन ही माइक के बारे में पता चला था और वो एक स्मगलर था और वो लड़कियों की स्मगलिंग करता था, जिसमें बैन इसके बराबर का शरीक था। लेकिन इस दिन वो कहीं गायब हो गया और फिर कुछ दिनों के बाद मुझे इसकी लाश मिली थी और माइक की हकीकत मुझ पर हम आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। हाँ ये सच है, मुझे किसी और का अफसोस नहीं, क्योंकि मैं बहुत बेदर्द हो चुकी थी। मेरे अंदर जज्बात मर चुके थे। मैंने माइक के लिए सब कुछ छोड़ दिया था और अगर माइक मुझे छोड़ देता तो मैं बर्बाद हो जाती। मैंने माइक का साथ निभाने की हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि इसके हर सही गलत काम में इसका साथ निभाती रही, लेकिन इसने मुझे हर मोड़ पर धोखा दिया था। मैं वफा के काबिल थी नहीं। जिस तरह मैंने सरमत का दिल दुखाया था, वफा मिलना आसान भी ना था। मैं जिसके लायक थी मुझे वही मिला। मैंने कभी सरमत को खुद से सुकून नहीं पहुंचाया था, लेकिन आज मैं इस बात को कबूल करती हूँ कि सरमत के अलावा मेरे दिल में और कभी भी कोई नहीं बसा। मैंने माइक की खातिर सब कुछ लुटा दिया क्योंकि मुझे आज़ादी चाहिए थी। मुझे कैसे नफरत थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं आज़ादी नहीं बल्कि अपनी बर्बादी मांग रही हूँ। लेकिन आज अल्लाह मुझे इन सब चीज़ों से दूर लेकर जा रहा है। मैं शायद अपनी आखिरी सांसें ले रही हूँ। जब तक ये तुम तक पहुँचेगा, तब तक शायद मैं इस दुनिया से भी जा चुकी होंगी, क्योंकि मदान खान मुझे यहाँ इस्तेमाल करने के लिए लाया है। वो मेरे ज़रिए तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है। वो दारिम को झुकाना चाहता है, इसको हराना चाहता है, लेकिन मैं जानती हूँ दारिम जैसे इंसान को झुकना नहीं चाहिए। इस दुनिया की कोई भी ताकत इसे कमज़ोर ना कर पाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दारिम अपने मकसद से हट जाए। तुम बहुत खुश नसीब हो जिससे दारिम जैसा हम सफ़र मिला है। एक बहादुर इंसान, वतन पर जान उठाने वाला, एक सच्चा फ़ौजी। वो अगर मुल्क की खातिर अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता है तो मेरी ज़िंदगी है सब कुछ दांव पर लगा सकता है तो मेरी दुआ है तो किसी काम की ही नहीं। मतलब वतन के काम क्यों ना आए, मतलब वो कहते मेरी ज़िंदगी किसी काम की नहीं सिवाय उसके वतन के काम क्यों ना आए। मैं अपनी बदकिस्मती का दाग कभी तुम पर नहीं लगने दूँगी।